नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 में से पाठ 12, जिसका नाम है बाजार दर्शन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पहला भाग। इसे लिखा है लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखक जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था तथा इनके मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से ग्रहण की थी। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अतः यह स्वतंत्र रूप से बाद में लिखने भी लगे। इनकी साहित्य सेवा के कारण 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान मिला। भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहांत सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं: उपन्यास, परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा एक रात, दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, निबंध संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। साहित्यिक विशेषताएं इनकी हैं: हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार जी प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने उपन्यासों में कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल और अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। जैनेंद्र की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज व भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है और तद्भव और उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता के साथ हुआ है। तो हम देखते हैं कि इनका पाठ बाजार दर्शन, इसका ये मूल तत्व है क्या, मूल रूप से इसमें है क्या। बाजार दर्शन जैनेंद्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। कई दशक पहले लिखा गया था कि जैनेंद्र का लेख आज भी समसामयिक दिखाई देता है। उसके अनुसार कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गोई की तरह अपने परिचितों मित्रों से जुड़े हुए अनुभव सुनाते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत हमें कैसे अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर पाने की जगह उसकी चमक दमक में फंस कर रह गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। अर्थात इनका कहने का अभिप्राय ये है कि बाजार में चमक दमक में अगर हम फंस गए तो हम अपने लिए अनावश्यक तनाव को मोल ले लेते हैं। तो ये देखते हैं बाजार दर्शन, किस तरह से बाजार सजा हुआ है और इसके दर्शन करते ही लोग जो होते हैं इसके मूक आकर्षण में फंस कर रह जाते हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। लेखक के मित्र बाजार गए और बाजार से लौटने पर
उसके हाथ में बहुत सारे बंडल थे। लेखक ने अपने मित्र को देखा और पूछा, इतना सामान? जब उन्होंने पूछा इतना सामान, तो मित्र ने ये सारा का सारा दोष अपनी पत्नी पर डाल दिया और बोला कि यह जो हमारे साथ थी, कौन थी साथ? यानी कि पत्नी साथ गई थी, तो ये सारा सामान तो इसने खरीदना ही था, ये खाली थोड़ी ना आने देती। लेखक ने कहा, इतना सामान? तो मित्र ने उसके सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, ये देखिए, अगर सारा का सारा उड़ गया, अगर रेल का भी टिकट के लिए बचा हो तो। कहने का अभिप्राय ये है कि जितना भी पैसा मेरे बैग में था वो सारा का सारा पत्नी ने खर्च करवा दिया। अब तो इतना मेरा पर्स खाली हो गया है कि उसमें रेल की टिकट के लिए भी कुछ नहीं बचा है। लेखक कहती हैं, यह तो सत्य है कि आदिकाल से ही पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है और स्त्री माया जोड़ने के बारे में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि औरत ही पैसे को जोड़कर संभाल कर रखती है और जितना वो संभाल कर रखती है उससे ज़्यादा वो खर्च भी करती है। अर्थात पत्नी इस तरह से कभी कभी खर्च करने पर आती है तो अपने पति की जेबें भी खाली कर देती है, जिस तरह से इस चित्र में खाली जेबें दिखाई जा रही हैं आपको। लेकिन लेखक का मानना है कि उसके मित्र ने अपनी कमी छुपाने के लिए अपनी पत्नी की ओट ली है। अर्थात लेखक को अच्छा नहीं लगा कि उसका मित्र अपनी पत्नी को इस तरह से अपमानित करे या सारा का सारा दोष अपनी पत्नी पर लगा दे। क्यों? क्योंकि असल में तो सामान खरीदने के पीछे उसके मित्र का मुख्य तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। यदि उसके मित्र के पर्स में पैसे थे, उसमें गर्मी थी, तभी तो उसने इतना सामान खरीदा। पैसे की गर्मी जो थी इसीलिए सामान खरीदा और इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी की ही विशेष भूमिका होती है। लेकिन दोष किसे दिया जा रहा है? दोष मित्र ने अपनी पत्नी को दिया है। पैसा पावर है और उस पावर को दिखाने के लिए अगर मकान, कोठी, बहुत सारा सामान ना हो तो पैसे का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। कहने का अभिप्राय ये है, अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा बहुत है लेकिन वो दिखाता नहीं है, उसके पास अपना मकान नहीं है, कि बहुत बड़े बंगलो नहीं है और सामान दूसरा घर का ऐशो आराम का सामान नहीं है, तो उसके पास उस पैसे का मतलब क्या रह जाता है? पैसा पावर है। उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी इत्यादि को इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से ही पावर का रस मिलता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि हम उस पैसे से पावर का प्रयोग करती हैं, अर्थात उससे बहुत सारा सामान खरीद लेती हैं, तभी उस पावर का रस मिलता है, पैसे का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस भी करते हैं। अब यहाँ तो मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर चीज़ें परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत के हिसाब से। कहने का अभिप्राय ही है कि मित्र ने जितना भी सामान खरीदा था उसके पर्स में जितनी पावर थी उसी के अनुपात से आई थी, ना कि ऐसा देखा गया था कि उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत है, अर्थात फालतू चीज़ें भी आई थी। लेखक कहते हैं कि इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है, वह है बाज़ार, कि बाज़ार ग्राहक को आमंत्रित करता है। जैसे ये बाज़ार है, बाज़ार में जब लोग जाते हैं तो लोग जो होते हैं बाज़ार के आकर्षण के कायल हो जाते हैं। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि ऐसा कोई बेहया ही होगा जो इसमें नहीं फंसेगा।
बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझा लेता है। उसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, अर्थात वो आग्रह नहीं कर रहा, आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। वो कहता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप देखो किसके लिए है। अरे मैं तुम्हारे लिए हुई तो हूँ, अजी आओ ये सब देखो। देखने से आपका क्या जाता है, यही इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अनुभव मनुष्य को पागल कर देता है। जब मनुष्य देखता है उस मूक आकर्षण को तो वो उसे पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। जब मनुष्य की जेब में पावर नहीं है, बाजार आकर्षण का मूक आकर्षण को आमंत्रण दे रहा है और वह व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि तृष्णा उसकी बढ़ती जा रही है कि मैं ये चीज़ें खरीदूं। असंतोष बढ़ता जा रहा है। जो लोग खरीद रहे हैं उनसे उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो बाजार दर्शन में ये चीज़ भी दिखाई गई है कि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आकर्षण का केंद्र होती हैं वो लोगों में असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या को फैलाती हैं। लेखक के अनुसार बाजार का यह आमंत्रण यद्यपि मूक होता है, लेकिन उसके द्वारा मन में सामान के लिए चाह जगाती है। चाह का अर्थ होता है अभाव। व्यक्ति के पास पैसा नहीं है बट इच्छा है उसकी, उसके पास पैसे का अभाव है लेकिन उसकी इच्छा तो है। बाजार में खड़े आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी नहीं है, उसे तो बहुत कुछ चाहिए। इस तरह से बाजार ग्राहक के मन में हीनता की भावना भी उत्पन्न कर देता है। वो सोचता है कि काश उसके पास भी कुछ होता, तो जिस तरह से बाकी लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेता। इस तरह से उसके मन में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। बाजार को में जितनी चीज़ें व्यक्ति देखता है और जब उसे खरीद नहीं पाता है तो उसके मन के अंदर हीन भावना घर कर जाती है। आगे लेखक जैनेंद्र कुमार जी बताते हैं अपने एक और मित्र की बात। कहते हैं कि उनका एक मित्र दोपहर से पहले बाजार गया और शाम को लौटा तो आया खाली हाथ। लेखक ने उससे पूछा, अरे इतनी देर कहाँ रहे? तो वह बोला, क्यों, बाजार गया था और क्या। लेखक को कहते हैं कि बाजार गया था और क्या। फिर लेखक ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, सामान तो कुछ भी लाए नहीं? तब वह बोला, हाँ, यह समझ ही नहीं आ रहा था कि लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने का जी करता है। कुछ लेने का मतलब है कि बाकी चीज़ें छोड़ देना, और मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ ले भी नहीं सकता था। अर्थात मैं ये तय ही नहीं कर पाया कि कौन सी चीज़ लूँ और कौन सी ना लूँ। मेरा मन तो हर चीज़ को लेने का कर रहा था। कुछ भी लेने का मतलब यही था कि दूसरी चीज़ छोड़ना। तो फिर मैंने पूछा, क्या बाजार को देखते रहे इतनी देर? वो बोला, हाँ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्या छोड़ूं और क्या ना छोड़ूं, क्या लूं और क्या ना लूं। इस तरह से वो इस चक्कर में, इस प्रश्न में फंस गया कि मैं इस बाजार का कौन सा सामान लूं और क्या छोड़ूं। अगर अपनी चाह का पता ही नहीं तो सब ओर से हमें दूसरी चाह घेर लेती है। ऐसे में कोई भी परिणाम नहीं निकलता है और व्यक्ति अपना सर पकड़कर पागल हो जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से जैनेंद्र जी यही कहते हैं कि अगर मन में क्या सामान लेना है, अगर कोई निश्चय नहीं है, कोई आपने प्लानिंग ही नहीं करी है कि मुझे क्या लेना है, यह निश्चित ही नहीं है, तो सारी इच्छा तुम्हें लेने की सारी चीज़ें लेने की इच्छा तुम्हें घेर लेगी और इसका नतीजा क्या होगा? इसका परिणाम होगा केवल दुख और दुख।
तो इस तरह से बच्चों आज हमने पढ़ा इसका ये पहला भाग कि यदि हम बाज़ार जाते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम क्या खरीदना चाहते हैं, तभी हम बाज़ार जाएं, वरना बाज़ार की चीज़ें हमें पागल कर लेंगी अपनी ओर आकर्षित कर करके। तो आज हम पढ़ते हैं यहाँ तक। आप इस पाठ को यहाँ तक दोबारा पढ़िए और इसके कठिन शब्दों के अर्थों को याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।